हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल में 70 नंबर आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के जरिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा तैयार कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको याद भी करवा देंगे, तो याद करने की चिंता मत करिएगा, अच्छे से बस एक बार देख लीजिए, आपको याद करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप इस पैटर्न को देख लीजिए। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, निर्देश वगैरह आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ये है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र ये है, ये दो क्षेत्र हैं, इनका कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। यहाँ मान लीजिए जो है 100 लोग रहते हैं, यहाँ मान लीजिए 50 लोग रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा ए वाले में है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो अब पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। तो पहले आपको बता दें कि पहला स्थान आता है बिहार का, ठीक है, पहला स्थान बिहार का आता है। अगर ऑप्शन में बिहार दिया है तो बहुत अच्छी बात है, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बिहार नहीं दिया है तो आपको दूसरा स्थान देखना पड़ेगा। जो दूसरा स्थान है वो है आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। और जो तीसरा स्थान है वो आपका केरल का आता है, ठीक है। और जो चौथा स्थान है वो चौथा स्थान आपका यूपी का आता है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिहार नहीं दिया है, ठीक है। डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2011 में 121 करोड़ आबादी, 121 करोड़ जो है आबादी, यहाँ पे 121 करोड़, तो राइट आंसर इसमें चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, 382, ठीक है, 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना। तो भारत में लिंगानुपात 943, ठीक है, 943, 943 जो है यहाँ पे भारत में लिंगानुपात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय इसमें मुस्लिम, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, तो इसमें जो है विवाह भी है, व्यवसाय भी है, काम रोजगार, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में जो है अप्रवासी आते हैं। तो अप्रवासी मतलब कि बाहर से जो आते हैं, उसमें राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से जो है 9 से लेकर 16 तक आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखें कि आपको पूरा नंबर मिल जाए। जितना पूछा गया है उतना लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि मानव भूगोल के 2 उपागम के नाम बताइए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। जितना पूछा गया है, 2 उपागम पूछा है, 2 ही लिखिए तो आपको पूरा अच्छे से नंबर मिलेगा। तो लिखने की शैली आप देख लीजिए, ऐसे अपने कॉपी में लिखेंगे। मनोबल के 2 उपागम ऐसे ही डाल देंगे, पहला और दूसरा उपागम लिख देंगे। इस प्रकार से एग्जामिनर यहाँ पे चेक करेगा, 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए। तो 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन यानी प्रवास। मृत्यु दर का मतलब है कि जो जन्म होता है
उनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ पे जब लोगों की डेथ होती है तो उसमें भी जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है प्रवासन। प्रवासन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो यहाँ से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जाने की प्रक्रिया जो है प्रवास कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जितना पूछा गया उतना लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मानव विकास के 2 घटक पूछा गया है, तो 2 घटक लिख सकते हैं। पहला है इसमें समता, दूसरा है सतत पोषणीय विकास। मानव विकास घटक का मतलब ये है यहाँ पे कि मानव विकास कैसे कर सकता है। आप खुद सोचिए कि आप विकास कैसे कर पाएंगे जब पूरी तरह से समानता होगी, है ना, यानी सबको जॉब मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी तो सब लोग विकास करेंगे। समता का मतलब समानता। दूसरी बात है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि वे संसाधन जो हम अपने आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी अगर उस संसाधन का उपयोग कर ले तो उस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझा दूं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इस पेड़ पे मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ का उपयोग जैसे मान लीजिए आप जो है वर्तमान, ये स्थिति वर्तमान की है तो आप इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर इसका उपयोग कर ले, ठीक है, यानी वर्तमान की पीढ़ी, जो वर्तमान की पीढ़ी अगर वो उपयोग कर ले और जो भविष्य की पीढ़ी है अगर ये उपयोग कर ले तो इन दोनों प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 12 है। लिखा है कि क्वेश्चन में भारत में विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख निर्यातक देशों के नाम लिखे, तो यहाँ पे अमेरिका, कनाडा ये निर्यातक देश हैं, यानी वस्तुओं का जो है, गेहूं का जो है निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब बेचते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13 रहेगा यहाँ पे कि कुटीर उद्योग क्या होता है। छोटे पैमाने पर जो है जो घर छोटे पैमाने पर उद्योग होता है, जो घर या स्थानीय स्तर पर जो है संचालित उद्योग होता है। इसमें परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाता है। इस पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कुटीर उद्योग जो हाथ से किया जाता है, घर के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और छोटे पैमाने पर मतलब बहुत छोटा मोटा काम होता है, इस उद्योग को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल भाषा में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण पूछा है। तो जितना पूछा गया है 2 लिखिए, 2 ही आपको लिखना है और 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा क्योंकि आपने पूरा लिखा है परिवहन एवं बैंकिंग। इस प्रकार से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार कैनेडियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे। कनाडा में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ ये रेल मार्ग पार कैनेडियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको अगर एहसास कराऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, अब इस नॉर्थ अमेरिका में ऊपर जो है यहाँ पे जो है ये कनाडा है, यहाँ पे क्या है, कनाडा है। तो एक छोर से दूसरे छोर पे यहाँ पे जो इस प्रकार से रेल मार्ग को जोड़ा गया है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग यानी कनाडा में स्थित रेल मार्ग पार कैनेडियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। पार का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, मतलब एक महाद्वीप के छोर से दूसरे छोर पर, इस पार से उस पार तक, है ना। जैसे रोड होता है तो रोड के इस पार से लेकर इस पार तक, इस पार से लेकर उस पार तक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाद्वीप के इस पार से लेकर उस पार तक जोड़ने वाली रेल मार्ग पार कैनेडियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या हैं, यानी WTO के बारे में पूछ रहा है। तो WTO के बारे में अगर बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पी भी बन सकता है। तो आधारभूत कार्य क्या है, तो देखिए पहला कार्य लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो नियम होते हैं उनका निर्धारण काम कौन करता है, WTO करता है। यानी जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार होते हैं उन नियमों को निर्धारण करने काम किसको जाता है, WTO को जाता है। ठीक है, WTO नियम बनाता है और उसी के आधार पर व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में। आगे है दूसरा, व्यापार के विवादों का समाधान। अगर एक देश से किसी दूसरे देश में कोई विवाद हो जाता है व्यापार के कारण, तो उसका समाधान कौन करेगा, WTO ही करता है।
ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। यानी जो जो संस्था होते हैं, जो समूह बनते हैं, वो गुट के जो सदस्य होते हैं उनमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच परस्पर सहयोग की स्थापना जो है स्थापित हो और एक दूसरे के लिए जो है व्यापार के लिए तैयार रहें। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है लघु उत्तरीय मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। 17 से लेकर 22 नंबर क्वेश्चन तक आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से हेडिंग बना लेना है। कैसे? मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रभाव का जो है व्याख्या करना है। यानी जो मानव स्वास्थ्य है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रभाव की क्या जो है क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताने से पहले आप हेडिंग डाल देंगे मानव स्वास्थ्य पर वायु का प्रभाव। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें लिख सकते हैं कि जो हवा है, ठीक है, हवा यानी वायु हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, स्वच्छ वायु हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है, जबकि प्रदूषण वायु कई बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं कारण बन सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा है कि जो मानव स्वास्थ्य पर वायु का प्रभाव पड़ता है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वायु जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन दूषित हो जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से इसको आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट वाइज एक एक करके समझते हैं। जैसे स्वच्छ वायु का लाभ, स्वच्छ वायु का लाभ के बारे में क्या कहेंगे, इसमें शुद्ध और ताजी हवा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं, जैसे सांस की बीमारी से बचाव होता है, स्वच्छ हवा फेफड़ों को मजबूत बनाती है और सांस संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको रोकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट लिख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है मस्तिष्क के लिए फायदेमंद, आपके मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होता है। ऑक्सीजन युक्त हवा मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाती है तथा तनाव को कम करती है। तो देखिए सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए अगर कोई सिगरेट पीता हो, आप उसके बगल में बैठ जाइए और आप सिगरेट ना पीते हो तो हो सकता है कि आपको जो है उसकी महक जब आप तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि आपको चक्कर आए या फिर आपको उलझन पैदा हो, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, अगर आप नहीं पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध वायु है अगर उसको दूषित हो जाए तो हमारे शरीर पे जो है प्रभाव पड़ती है, लेकिन अगर वो स्वच्छ हो तो उसका भी हमारे शरीर पर असर पड़ता है। तो वही कह रहा कि हमारे मस्तिष्क के लिए फायदा करती है अगर स्वच्छ वायु है तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। अगर वायु स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है तो शुद्ध हवा शरीर की रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उनको बढ़ाती है, जिससे हम बीमारी से बच जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, आराम से बार बार समझ जाएंगे ना तो अपनी भाषा में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ त्वचा, साफ हवा त्वचा को भी पोषण देती है और उसे ताजगी प्रदान करती है। जैसे स्किन की बहुत लोग को बीमारी होती है, एलर्जी होती है, तो बहुत सारे धुएं, बहुत सारे जो है रासायनिक जो तत्व मिल जाते हैं वायु प्रदूषण में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये भी प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में, बहुत जो है चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं त्वचा के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वायु प्रदूषण की जो है क्या इसका दुष्प्रभाव है। आइए इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर वायु में धूल, धुआं, रसायन या विषैले तत्व तो अधिक होते हैं तो कई बीमारी जो है जन्म देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायु जितना स्वच्छ होती है उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो आप इस सेंटेंस को बनाकर भी ले सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे तो। अगला है स्वास्थ्य संबंधी रोग, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो पहला देखिए इसमें श्वास जो है श्वसन संबंधी जो रोग है, इसमें अस्थमा की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा जैसी सांस की बीमारी बढ़ जाती है। जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको अस्थमा की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की जो है ये गंदी हवा के कारण फेफड़ों में जलन और सूजन
हो सकती है, तो उसे हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों कैंसर भी इससे होता है। ये सब इसकी हानियां हैं। लंबे समय तक दूषित हवा में सांस लेने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसे ध्यान रखेंगे, अपनी भाषा में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं बात करिए हृदय रोग, तो हृदय रोग में देखिए वायु प्रदूषण से रक्त वाहिकाएं भी प्रभावित होती हैं, जिसमें हृदय घात यानी हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्वच्छ वायु नहीं होगी तो मानव को यानी इंसानों को हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां अधिक देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका मस्तिष्क पर खतरा। मस्तिष्क पर भी खतरा हो सकता है, उसको प्रभाव पड़ सकता है। जैसे विषैले जो गैस होते हैं इसके कारण मस्तिष्क में जो मस्तिष्क होता है उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है और फिर सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये सब परेशानियां जो है बढ़ जाती हैं। तो कहें कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ये भी प्रकार से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालता है हमारे शरीर के ऊपर। तो इसीलिए जितना स्वच्छ इन्वायरमेंट होगा उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, लंबे समय तक दूषित हवा में रहने से मस्तिष्क संबंधी रोग और जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। लोग कहते हैं याद नहीं होता है, तो ये भी एक तरह से देखिए जो है यहाँ पे कारण बन जाएगा, क्योंकि इंसानों को जो स्वस्थ या स्वच्छ वायु नहीं मिल पाएगी तो बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं इंसान को। ठीक है, आगे है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है प्रभाव डालती है। जैसे वायु प्रदूषण जो होता है ये गर्भवती महिलाओं में अस्वस्थ प्रसव का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बच्चों के फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनमें श्वसन की जो संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ना, समझ के अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्यापार में निर्यात आयात व्यापार का संयोजन के बारे में बताना है। ठीक है, तो कैसे संयोजन होगा यानी निर्यात और आयात का संतुलन कैसे होगा ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना के लिखेंगे भारत का जो व्यापार है ना, व्यापार ये मुख्य रूप से आयात यानी विदेशों से माल खरीदना, ठीक है, निर्यात और विदेशों से माल को बेचना पर आधारित होता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि कितना आयात हुआ है, कितना खरीदा गया है और कितना निर्यात यानी कितना बेचा गया है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना खरीदा गया है और कितना बेचा गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी वस्तु जो है निर्यात किए जाते हैं भारत से, नहीं भारत से बेचे जाते हैं दूसरे देशों में। तो देखिए भारत में निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद हैं जैसे कृषि उत्पाद है, चावल, गेहूं, मसाले, चाय, कॉफी, ये सब जो है कृषि उत्पाद हैं जो दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं। वहीं बात करें औद्योगिक उत्पाद में तो देखिए इस्पात जो होता है, रसायन, कपड़ा, मशीनरी, ये सब भारत भी निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों में बेचने का काम करता है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद रिफाइनरी जो तेल होती है, रिफाइंड तेल, पेट्रोलियम गैस जो होते हैं, इन सब का जो है उत्पाद तैयार करके भारत निर्यात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की बात करें जैसे आईटी सेवा है, सॉफ्टवेयर है, चिकित्सा सेवा है, इन सबको अभी जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट की, यानी क्या क्या भारत खरीदता है। भारत जिन उत्पादों को सबसे अधिक आयात करता है यानी खरीदने काम करता है वो आपके सामने यहाँ पे है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कच्चा तेल। भारत जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम जैसे हो गया, इन सब पेट्रोलियम उत्पादों को मंगाता है विदेशों से। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, चिपसेट, अन्य जो सामग्री होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भारत ज्यादातर आयात करता है, मतलब कि भारत मंगाता है दूसरे देशों से। नेक्स्ट है सोना, चांदी, अन्य धातुएं। जो गोल्ड होता है, सोना भारत विदेशों से मंगाता है, चांदी भी विदेशों से मंगाता है भारत। तो यहाँ पे कीमत आते आते बढ़ जाती है, यही कारण कि सोने की कीमत जो है बढ़ती है, घटती नहीं। क्योंकि कुछ अन्य सामान है जैसे कि यहाँ पे उर्वरक हैं, रसायन हैं, दवाइयाँ हैं, इनका भी भारत आयात करता है। तो कुछ ये सामान हैं जो भारत जो है आयात करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं कि भारत के व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि अधिक से अधिक निर्यात बढ़ाया जा सके और आयात पर निर्भरता कम की जा सके। मतलब निर्यात बढ़ाया जा सके, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा बेचा जाए और जो खरीदने वाला काम है उसको कम किया जाए। ये भारत यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत कुशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताइए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात ये कि इंदिरा गांधी नहर है कहाँ पे, तो जवाब हो जाएगा राजस्थान में है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। और ये जो है कह रहा कि इंदिरा गांधी जो नहर है, इस नहर के आ जाने से उस राजस्थान के मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो है पूरा का पूरा जो है वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला है। तो सतत पोषणी विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए या कैसे बढ़ावा दिया गया है, उसके क्या क्या उपाय हैं, ये हमें बताना है। तो इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय बनाए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट आप दे सकते हैं जल संरक्षण का, यानी टपक सिंचाई। टपक सिंचाई का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं जैसे कि जब जो फव्वारा होता है ना, जो नहाने वाला होता है फव्वारा, उससे जो है नहाते हैं तो उससे जो पानी निकलता है वो जितना स्पीड करेंगे, जितना स्पीड रहेगा उस हिसाब से पानी निकलेगा। तो यहाँ पे टपक सिंचाई का मतलब है कि पानी जो है धीरे धीरे टपक टपक के कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, तो ज्यादा पानी बर्बाद नहीं होता है। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे जो है मोटर लगा दिए, ट्यूबवेल लगा दिए और पाइप लगा देते हैं और पूरा भाई पानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अपने खेत में जा रहा है कि बाजू वाले के खेत में जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पानी जो होता है ज्यादा बर्बाद होता है। लेकिन यहाँ टपक सिंचाई के माध्यम से पानी का संरक्षण यानी जल संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। अगला है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की बात करें यहाँ पे तो उसमें लिख सकते हैं कि अधिक वृक्षारोपण और जैविक खेती अपनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। तो ये भी है कि जो मृदा संरक्षण होता है, मिट्टी को सुरक्षित करना है, क्योंकि मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जैविक खेती अपनाना चाहिए, जिससे जो है जो भूमि का कटाव है वो कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फसल चक्र। फसल चक्र की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही प्रकार के फसल उगाने के बजाय अलग अलग फसलें उगाई जाए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, ये फसल जो है करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे खेत है ना, उस खेत में बार बार जो है फसल बदल बदल के जो है बोना चाहिए, बैठाना चाहिए, ताकि जो है फसल जो है जब अलग अलग प्रकार की होगी तो वहां पे जो उर्वरा शक्ति उसकी मिट्टी की वो बनी रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का मतलब है कि जो बारिश का पानी है उसका संचयन करना, मतलब इकट्ठा करना है, जमा करना है। बारिश के पानी को स्टोरेज टैंक या तालाबों में इकट्ठा कर भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी सतत पोषण विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पर्यावरण अनुकूल खेती। पर्यावरण अनुकूल खेती का मतलब ये है कि रसायन और कीटनाशक का उपयोग कम किया जाए और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इन्वायरमेंट जैसी खेती हो सके और इन्वायरमेंट दूषित भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा का उपयोग का मतलब है कि क्षेत्र में सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बिजली की बचत होगी। जो कोयला से बिजली बनता है ना, कोयला से जब बिजली बनता है तो इधर से कोयला तो सीमित में है, लिमिट में है, और ये भी एक एनर्जी एक इधर से अगर जा रही है, तो अगर ऐसे कोयला जाता रहा बिजली बनती रही तो कोयला खत्म हो जाएगा, यानी आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, तो सतत पोषण विकास नहीं होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह कि सौर ऊर्जा, सूर्य कभी समाप्त नहीं होने वाली है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, तो उस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान रखेंगे जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ये 1 से 1.5 पेज में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 से 1.5 पेज में जो मैं आंसर बता रहा हूं आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों को विभेद मतलब अंतर बताइए। तो यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत होता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, पहले यही समझ लेते हैं।
तो वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग लंबे समय के लिए किया जा रहा है। ये ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। यानी परंपरागत ऊर्जा जो है वो बहुत लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं और ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें देखिए ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इनके जलने से प्रदूषण फैलता है। ये जीवाश्म ईंधन के पर आधारित होते हैं। जैसे के रूप में अगर बात करें तो जैसे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे में उदाहरण के तौर पे कोयला है। कोयले से बिजली उत्पादन और उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसी तरह से लगातार कोयले का उपयोग होता रहा तो कोयला तो एक तो लिमिट में है, सीमित में है, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो आने वाले दिनों में जो बिजली उत्पादन है, जो अन्य उद्योगों में उपयोग हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम है। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ पे वाहन में जो इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, बहुत सारी बैटरी से चलने वाली मशीनें, मतलब आपकी जो बैटरी वाली गाड़ी आ चुकी है। शहर में तो ज़्यादा चलती है, अब गांव में भी बैटरी वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने लगी है। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम का थोड़ा सा ईंधन यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस, घरों में जो एलपीजी गैस होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं जो आपके परंपरागत के अंतर्गत आते हैं और ये सीमित में है, लिमिट में है। ठीक है, अब वही बात करें नेक्स्ट इसमें जो है नेक्स्ट गैर परंपरागत में। तो गैर परंपरागत में जो है आप यहां से देख पाएंगे, यहां से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ये नए सतत ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हाल में जो है वर्षों से बढ़ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सौर ऊर्जा अपने छतों पर लगवा रहे हैं, गांव में भी धीरे धीरे फैल रहा है, लोग जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो है अक्षय है। अक्षय का मतलब वे क्षय, जो वो वस्तु, वो पदार्थ जो समाप्त नहीं हुए, कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें अक्षय कहते हैं। ठीक है, इनसे प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, तो ये बढ़िया है। इनमें जो है इन्होंने भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ये वस्तु है जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये भविष्य के लिए जो है इंपॉर्टेंट एनर्जी माना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब जो है ऊर्जा आपके जो है ये नवकरणीय के अंतर्गत आते हैं या गैर परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। भारत में वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख विधियां क्या हैं? भारत में जो वर्षा जल संग्रहण है, यानी वर्षा को इकट्ठा करना, बचाना, उनको कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे पानी को बचाया जा सकता है या उसका कम उपयोग किया जा सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें वर्षा जल संचयन का। तो वर्षा जल संचयन का जो है जल संरक्षण के निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे कौन कौन सी विधियां हैं? तो देखिए रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का मतलब ये है, रूफ मतलब क्या होता है? छत होता है। तो जो छतों पर गिरने वाले वर्षा के जो पानी होते हैं, उनको पाइप के माध्यम से टैंक में संग्रहित करके उनका उपयोग किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो छतों पर जो है पानी वर्षा का होता है, उन पानी का उपयोग किया जा सकता है। और अगर इस प्रकार से वर्षा के पानी को इकट्ठा करके छतों पर कोई टैंक वगैरह बना के उनमें इकट्ठा किया जाए तो उसका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है तालाबों और झीलों का उपयोग करके। मतलब ये है कि तालाबों को और झीलों का इस्तेमाल किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल छोटे तालाबों और झीलों में इकट्ठा किया जाए और ताकि जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। सिंचाई में, जानवरों को नहलाने में, उनको पिलाने में, अन्य जो चीज़ें होती हैं उसमें उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बांध और चेक डैम बनाना। मतलब कि बांध बनाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। छोटे बांध और चेक डैम बनाए जाते हैं ताकि पानी भूमि में रिसकर भूजल का स्तर बढ़ सके। इससे मान लो कि नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे कोई एक बांध बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई बांध बना दिया गया। जब बांध बनेगा तो पीछे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा तो एक झील सी संरचना बन जाती है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से पानी धीरे धीरे रिसता है। ठीक है, रिस कर पृथ्वी के अंदर जाएगा। जब पृथ्वी के अंदर जाएगा तो यहाँ से पृथ्वी के अंदर जाने के बाद पृथ्वी में जो भूजल है
भूजल, यानी भूजल मतलब कि जो पीने का पानी है उसके स्तर को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर ये पानी नदी के द्वारा समुद्र में चला गया तो समुद्र में जब पानी चला गया तो उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र में पानी चला गया तो खारा हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसका बांध और चेक डैम के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुंडी या फिर टांका पद्धति। इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये राजस्थान की प्रणाली है। राजस्थान में उपयोग किए जाने वाले प्रारंभिक विधि जिनमें पानी भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है। मतलब कुंडी या टांका पद्धति का मतलब ये है कि राजस्थान क्षेत्र में वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, मतलब कमी है वहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जमीन में एक टैंक बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और बारिश का जो पानी होता है वो इसी टैंक में आपके यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तो वहाँ वैसे भी बारिश वहाँ कम होती है, जो भी बारिश होती है अगर उसका भी उपयोग ना कर पाएँ तो भाई कोई मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं कि उन पानी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर से दोबारा उनका उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है नहर प्रणाली। नहर प्रणाली का मतलब कि नदियों द्वारा जुड़ी नहरों को माध्यम से जल संचयन किया जा सकता है। जैसे एक नदी है, इस नदी से नहर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे जो नहर में पानी जाएगा इसका उपयोग भी, तो नदी तो हर जगह नहीं है, इसीलिए नहर के माध्यम से जिन क्षेत्रों में नहर नहीं है उन क्षेत्रों में नहर के द्वारा जो है पानी पहुंचाया जा सके, ताकि वहां पे लोग उसका इस्तेमाल कर सके, कृषि में बढ़ावा मिल सके इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भू निम्नीकरण क्या होता है? भू निम्नीकरण के बारे में बात करें तो इसके कारण क्या है, क्यों होता है भू निम्नीकरण? ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले इसका उत्तर लिखेंगे कि भू निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की उर्वरता और उत्पादकता धीरे धीरे कम होना, यानी किसी भी जमीन की, किसी भी भूमि की उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है जब वो ह्रास हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को भू निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिससे कृषि और पारिस्थितिकी में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है कि जिन क्षेत्रों में कृषि होती है उन क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, तो डिपेंड करता है वहाँ की परिस्थिति। ठीक है, वहाँ की परिस्थिति यानी पारिस्थितिकी पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है अगर भू निम्नीकरण होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कारण क्या है, भू निम्नीकरण के क्या कारण हैं। तो पहला देखिए अत्यधिक वनों की कटाई, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी अत्यधिक वनों की कटाई होती है, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। जंगलों में अंधाधुंध वनों की कटाई कारण मिट्टी की जो है कटाव बढ़ता है और बंजर भूमि हो जाती है। तो वो जो भूमि होती है वो उपयोग में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे वनों की कटाई हो जाती है और वो बंजर पड़ी रहती है। तो इस प्रकार से जो है अत्यधिक जो वनों की कटाई हो रही है उससे भू निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अत्यधिक कृषि। अत्यधिक कृषि का मतलब ये है कि एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर एक ही चीज को बार बार उपयोग किया जाए तो क्या वो घटेगा या बढ़ेगा? जवाब होगा वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कही गई है। आगे है अतिचारण। अतिचरण का मतलब ये कि अति ज्यादा, जैसे कोई क्षेत्र है, घास का क्षेत्र है, उस पर बार बार पशुओं को चराया जाए, उसी स्थान पर बार बार पशु को चराया जाए, तो अधिक से अधिक पशुओं को चराने से चारागाह खत्म हो जाते हैं और वहाँ की मिट्टी जो है ऊपर जो परतें होती है कमजोर हो जाती हैं और फिर इसके बाद जो है उस भू निम्नीकरण कारण बन जाता है। यानी जो अतिचारण मतलब अति ज्यादा पशु को जो चराते हैं उससे संबंधित है अतिचारण। ठीक है, नेक्स्ट औद्योगिक प्रदूषण। देखिए औद्योगिक जो उद्योग होते हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता है, रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ या फिर जो कचरे होते हैं वो दूषित होकर जाके भूमि में मिल जाते हैं और मृदा अपरदन, वहाँ पे मृदा अपरदन कारण बनता है, या फिर कह सकते हैं मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। तो इससे उर्वरा शक्ति जो है उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका समाधान क्या है? तो समाधान में वही चीज आप लिखेंगे कि वृक्षारोपण करना चाहिए और हरित पट्टी मतलब ग्रीन बेल्ट, यानी जब वृक्षारोपण होगा तो चारों तरफ जो है कहीं न कहीं हरियाली नजर आएगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु सब कुछ ठीक ठाक रहेगी। नेक्स्ट जैविक खाद और फसल चक्र अपनाना। जैविक खाद रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खादों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए और फसल चक्र का मतलब ये है कि
एक ही भूमि पर एक ही फसल नहीं बोना है, बार बार फसल को बदल बदल के बोना चाहिए जिससे इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का बढ़ावा देना। जैसे गांव में क्या होता है, जब सिंचाई होती है तो सिंचाई में जैसे ट्यूबवेल लगा दिए, मोटर लगा दिए, या फिर इसके बाद पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अंधाधुंध जो भूमि जल है उसको उपयोग करते हैं। लेकिन अगर जल संरक्षण करना है तो सिंचाई की जो तकनीकी है, पद्धति है, उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 24 तक पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब यहाँ पे लोग को मन में कंफ्यूजन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप में से इसमें से दोनों नहीं आ रहा है, तो क्या हम 24 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं, आपको 23 में से इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे आए या ना आए, कुछ ना कुछ उससे संबंधित आपको लिखना है। ऐसे ही 24 नंबर क्वेश्चन में से इसमें से जो अथवा दिया, चाहे आप ये वाला करिए चाहे आप ये वाला करिए। ठीक है, दोनों में से कोई इसमें से आपको एक करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको 24 नंबर में दोनों आ रहा है या 23 नंबर में दोनों आ रहा है तो ये दोनों कर लेते हैं, ऐसा नहीं, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में से इसमें दोनों में से कोई एक करना है, फिर 24 नंबर क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक करना आपको रहेगा, तभी जो है पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, ये हेडिंग बना लेना। ठीक है, और हेडिंग बनाने के बाद इसमें लिखेंगे कि मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की जनसंख्या, उनकी संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों, राजनीतिक व्यवस्थाओं और पर्यावरण के साथ संबंधों को अध्ययन कराती है। तो कहने का मतलब कि मानव भूगोल क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझें तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति है, जो इन्वायरमेंट है, इस प्रकृति के साथ जो है मानव का एक अपने आप में संबंध है, जो रिलेशन है इस मानव का प्रकृति के साथ में, यही अंतर संबंध मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान से इसका संबंध कैसे है। ठीक है, तो उसी में प्रकृति है, यानी विशेषता बतानी है, प्रकृति का मतलब विशेषता बतानी है। ठीक है, तो क्या संबंध है देखिए, यह समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जैसे मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित का मतलब ये है कि जो प्रकृति है, ये प्रकृति कहीं न कहीं मानव जो है इसका उपयोग करती है, यानी प्रकृति का जो असर है वो मानव पे पड़ता है और मानव का असर प्रकृति पे पड़ता है। तो इन दोनों संबंध को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि क्या संबंध है इसके बीच में। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण और मानव के बीच संबंध क्या है। तो संबंध बहुत गहरा संबंध है भैया। यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने परिवेश को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, और इससे कैसे प्रभावित होता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को कैसे मानव प्रभावित करता है, ठीक है, और मानव कैसे इन्वायरमेंट को दूषित करता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है स्थानिक विविधता। स्थानिक विविधता का मतलब ये है कि यह भौगोलिक क्षेत्र में मानव क्रियाकलापों के विविधता और उसके फैलाव को अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो मानव क्रियाकलाप होती है उसके भिन्नता, उसके विविधता का मतलब उसकी भिन्नता पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कोई यूपी में रहता है तो यूपी में जो जलवायु है उसके अनुसार मानव काम करता है। जो हिमाचल में रहता होगा, जो उत्तराखंड में रहता होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता होगा। यानी वहाँ का जो जलवायु होगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करता है मानव। तो वही है स्थानीय विविधता का मतलब है कि हर स्थान पे विभिन्नता पाई जाती है और उसके आधार पे जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उसी के आधार पे मानव क्रियाकलाप करता है। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास। सतत विकास का मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग और
पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी सतत कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो आप इसे आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको कई शाखाओं में बांट सकते हैं। इसकी उप शाखाएं हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें क्या अध्ययन करते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण और प्रवासन क्या अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें इसमें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है, जिसमें घनत्व वितरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल की बात करें तो यहाँ पे कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं जैसी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब संबंध मतलब कि इसके उप क्षेत्र हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें इसके उदाहरण में तो देख लीजिए, भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं। वही बात करें सांस्कृतिक भूगोल में तो इसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली जो है इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वही बात करें उदाहरण के तौर पे तो जैसे भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और ये विभिन्न संस्कृतियों का मेल है, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, तमिल में जो तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। इस प्रकार से 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और ये विभिन्न संस्कृतियों का पूरा एक मेल है, ठीक है। बात करते हैं नगरीय भूगोल की। तो यहाँ पे नगरीय भूगोल में देखिए यह शहरों के विकास, संरचना, समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में अध्ययन करना हम करेंगे नगरीय भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो विशेष क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें सीमाओं, देशों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना ही राजनीतिक भूगोल का कहलाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वही बात करें उदाहरण के तौर पे तो भारत का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और जो संघीय ढांचा होती है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। यह हमें सामाजिक और आर्थिक विकास की जो है समझ प्रदान करता है और सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, इसी को पूरा व्याख्या करने हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। क्या समस्याएं हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मलिन बस्ती क्या होती है। मलिन बस्तियां जो होती हैं वे संगठित बस्तियां होती हैं, असंगठित होती हैं, ठीक है। संगठित नहीं बल्कि असंगठित होती हैं, जहां अव्यवस्थित रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले लोग रहते हैं। इनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, इसे मलिन बस्ती के नाम से जानते हैं। विश्व में देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा जो मलिन बस्ती है वो मुंबई में है, ठीक है। विश्व में नहीं बल्कि एशिया में कहेंगे। मुंबई में सबसे बड़ी धारावी बस्ती है जो कि मुंबई में है और ये सबसे बड़ी मलिन बस्ती के नाम से जानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6.5 करोड़ जो है मलिन बस्तियां जो है देखने को मिले हैं। 6.5 करोड़ लोग मलिन बस्ती में रहते हैं भारत में, ठीक है। आगे बात करें सबसे अधिक मलिन बस्तियां जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई से बड़े शहरों में पाई जाती है। यानी जो बड़े बड़े शहर है यहाँ मलिन बस्ती ज्यादा देखने को मिलती है। वही बात करें इसकी समस्याएं क्या हैं। अगर मलिन बस्तियां हैं तो उसकी समस्याएं क्या हैं, तो आइए समस्या के बारे में बात करते हैं। तो पहली पॉइंट ये हो जाएगी, इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। गंदगी, कचरे का सही निपटान ना होना, गंदे पानी का जो है उपयोग करते हैं, उस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मुंबई की धारावी बस्ती संक्रामक रोग में बहुत आम बात है और सबसे बड़ी बस्ती है जो मलिन बस्ती के अंतर्गत आती है,
ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, पीने का जो पानी है इसकी कमी देखने को मिलती है। मलिन बस्तियों में पीने का पानी साफ सुथरा नहीं होता है, तो उसकी कमी देखने को मिलती है। लोग, देखिए क्या यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, लोग गंदे पानी से काम चलाते हैं जिससे जल जनित रोग फैल जाते हैं। जल जनित रोग मतलब कि जो जल से पीने से रोग फैलते हैं वो, क्योंकि गंदे पानी जब पिएंगे भाई तो बीमारी तो होगी ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, अपर्याप्त आवास या भीड़ भाड़। जिन क्षेत्रों में जो है ये मलिन बस्ती देखने को मिलती है, जिसमें छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी होती हैं, बड़ी संख्या में लोग एक ही कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, तो ऐसे जो भीड़ भाड़ एरिया में रहते हैं वहाँ भी बहुत समस्याएं होती हैं, आने जाने में समस्या। लोग रोड पे ही जो है कचरा गिरा देते हैं, रोड पे पानी गिरा देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये समस्या आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जगह जो है कमी के कारण वहाँ पे हवा और रोशनी की उचित प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार, शिक्षा और रोजगार की समस्या। शिक्षा वहाँ पे बहुत बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पे जब शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाती है तो लोग जो है कहीं न कहीं अपने जीवन यापन है वो एकदम बहुत ही निम्न कैटेगरी में चली जाती है उनका जीवन यापन। रोजगार की समस्या, बच्चों की शिक्षा उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं, और बचपन से ही वो लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी जब बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे वो कहीं न कहीं ये जो है भीख मांगना या फिर अन्य जो काम होती है वो काम करते हैं। तो ये सब समस्या हैं, आप इसमें आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपराध और असुरक्षा। मलिन बस्तियों में चोरी, नशाखोरी, आपराधिक गतिविधियां अधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा खाने पीने के लिए तो लोग उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, ठीक है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या वहां मानी जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका समाधान क्या है और सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो आइए समाधान की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे गरीबों को लिए जो है सस्ते मकान उपलब्ध कराना, ये यहाँ पे किया गया है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छता और शौचालय की सुविधा में जो है इसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्मार्ट सिटी मिशन की बात कही गई है, जिसमें जो शहरी बस्तियां हैं इनको सुधार किया जाए, ताकि जो है जो शहरों में जो मलिन बस्तियां हैं इनके जो है साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी में उनको बनाया जा सके। नेक्स्ट है सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, गरीब वर्गों के लिए जो है मुफ्त स्कूल और अस्पताल की सुविधा प्रदान करना, ताकि जो है वो शिक्षित हों, पढ़े लिखें। शिक्षित रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बस्ती, जो मलिन बस्ती ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगी वो, ठीक है। निष्कर्ष में यहाँ पे लिख सकते हैं 2-4 लाइन, इसमें लिख सकते हैं कि मलिन बस्तियों की समस्या गंभीर है, लेकिन सरकार समाज के प्रयासों से इनका समाधान संभव है। सतत विकास और योजनाबद्ध शहरीकरण से इन समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। तो इसमें जरूरी ये है कि सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको जो है और तेजी से करना, ताकि जो है जो मलिन बस्तियां हैं उनको कम किया जा सके, ताकि जो है लोग एक अच्छी जीवन जी सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि प्रवास और भारत में ग्रामीण नगरों के प्रवास के कारण बताना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि पहले प्रवास क्या होता है, पहले इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, प्रवास, माइग्रेशन, प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी स्थान से दूसरे स्थान पर रहने और काम करने के लिए या जीवन स्तर में सुधार करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो प्रवास को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती होगी, इसीलिए जाते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसके कारण क्या है। तो भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के क्या कारण हैं? क्यों लोग गांव से शहर की तरफ प्लान करते हैं? आप खुद सोचिए और समझिए, क्यों जाते हैं लोग? कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि भाई उनको गांव में सुविधा नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो आइए देखते हैं, पहला है आर्थिक कारण। इसमें रोजगार के अवसर, लोगों को गांव से शहर की ओर जाते हैं क्योंकि वहां अधिक नौकरियां मिलती है। ना गवर्नमेंट मिलता है भैया, तो प्राइवेट में ही मिल जाता है, आराम से लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे जो है उच्च वेतन यानी अच्छी वेतन मिल जाती है। शहरों में मजदूरी आय जो होती है बेहतर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो व्यापार के अवसर होते हैं वो वहां पे आपको आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए जो है लोग गांव से शहरों की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, जाते हैं।
नेक्स्ट है समाजीकरण। समाजीकरण में बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, तो बेहतर शिक्षा मतलब उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल और जो कॉलेज होते हैं वो शहरों में ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा शहरों की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बड़े बड़े अस्पताल जो हैं, अच्छे चिकित्सक की सुविधा शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो लोग इसलिए जो है वहाँ से गांव से शहरों की तरफ जो है प्लान करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण कारण। सूखा और बाढ़ है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपदा आती रहती है, बाढ़ आता है, कभी सूखा आता है, कभी कुछ आता है प्राकृतिक आपदा, तो उसके कारण लोग क्या करते हैं किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पे उनको सुरक्षा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन। खेती पर प्रभाव पड़ने से लोग आजीविका में जो है आजीविका कारण प्रवास करते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है, समय से बारिश नहीं होती है, समय से जो है ठंड नहीं पड़ती है, समय से गर्मी नहीं पड़ती है, तो जो समय से नहीं पड़ेगा आगे पीछे होगा, तो उस टाइम पे लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे आपको भूख लगी है या प्यास लगी है, और प्यास लगी है, आप प्यास के मारा तड़प रहे हैं, लेकिन पानी ना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन जब 1 घंटे बाद मिले, आपकी जब प्यास खत्म हो जाए या फिर जो है कुछ और परेशानी बढ़ जाए, अगर फिर पानी मिले तो आप कहेंगे भाई पानी अब पीने से क्या फ़ायदा। आपने गाना सुना होगा कि कभी प्यासों को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, तो ये बात यहाँ पे लागू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट पर, तो इसमें अगला पॉइंट जो है वो है आधारभूत संरचना और जीवन शैली। आधारभूत संरचना का मतलब ये है कि बिजली, पानी, सड़क यानी परिवहन, इन सुविधाओं के कारण लोग शहरों की तरफ जो है ज्यादा प्लान करते हैं। ठीक है। आधुनिक जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली भाई देखिए, अच्छे जीवन में कौन नहीं जीना चाहता है, अच्छे घर में कौन नहीं रहना चाहता है, सब लोग रहना चाहते हैं। तो आधुनिक जीवन शैली युवाओं को शहर के जो जीवन यापन है उसकी तरफ आकर्षित करता है, तो लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। निष्कर्ष में आप यहाँ पे ले सकते हैं, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक अवसर, जीवन को बेहतर गुणवत्ता है। हालांकि इससे शहरों में भीड़-भाड़, मलिन बस्तियां, आधारभूत संरचना तक दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए गांव में भी रोजगार की सुविधा विकास के लिए आवश्यक है। अगर गांव में सुविधा मिल जाए लोगों को, तो वहां लोग शहर में क्यों जाएंगे? ठीक है, शहर में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र में कैसे भरना है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे इस प्रकार से मानचित्र मिलेगा, पूरा ब्लैंक मानचित्र मिलेगा। आपको स्टेट पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो आ जाना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लास्ट में ये नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यही आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से नाम लिख देंगे, नाम आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूरा अरुणाचल प्रदेश, या हो सके यहाँ पे एरो बना दीजिए। ठीक है, ऐसे गोला करके एरो बना दीजिए और यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नाम ले देंगे। और जो भी क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 25 का है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर 25 का फर्स्ट ले देंगे। बस ऐसा काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा का उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र बताना है। तो तांबा का राजस्थान भी है और एमपी भी है, तो आप कोई भी भर सकते हैं। एमपी आसान है, मलंज खंड में जो है तांबा उत्पादन होता है। तो एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, यहाँ बीचों बीच आप मध्य प्रदेश भर दीजिए, बस काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा है, दूसरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। इतना काम करना होता है मानचित्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप पूरा नाम लिखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र बताइए। तो परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र बताना है, तो नरौरा जो है यूपी में पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें, यहाँ पे देखिए जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये इसको ध्यान रखेंगे, इसके जस्ट सामने यहाँ पे दिल्ली पड़ेगा। ठीक है, और उसी के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा दूरी पर आप यहाँ पे बुलंदशहर में नरौरा यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका नरौरा। ठीक है भैया, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप जानते होंगे यूपी। तो यहाँ पे देखिए ये नेपाल है। ठीक है, ये आपका जो है ये नेपाल है, ये नेपाल है, और नेपाल का जो आधा हिस्सा वो यूपी का है और आधा हिस्सा आपका बिहार का है। तो यहाँ पे आप यूपी दर्शा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे।
अगला है यहाँ पे पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री पत्तन। तो पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री पत्तन, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूरब है, ठीक है, ये आपका पूरब हो जाएगा। तो पूर्वी तट पर यहाँ पे पत्तन पूछा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चेन्नई है, ठीक है, नीचे यहाँ पे तूतीकोरिन है, यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पारादीप है, यहाँ कोलकाता और हल्दिया है। तो चेन्नई यहाँ भर दीजिए, तमिलनाडु की राजधानी है, यहाँ पे चेन्नई इस प्रकार से भर देंगे। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो एरो जरूर बना देंगे ताकि जो है एग्जामिनर को पता चले कि आपने बाहर लिखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आप मानचित्र का भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका विश्व का मानचित्र आएगा, इस प्रकार से मानचित्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे चीन दर्शा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट है, तो 26 का फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से भरना है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तो दूसरा कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये टर्निंग पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है यही आपका नॉर्वे है, और नॉर्वे जो है यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो दूसरा आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने कि यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख समुद्री पत्तन बताना है। यूरोप महाद्वीप का एक समुद्री पत्तन, तो ये देखिए जो है आपका यहाँ से लेकर पूरा ये जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। इस महाद्वीप में कोई आपका एक पत्तन बताना है। तो अगर बात करें तो आप जो है ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है आप इसे ले सकते हैं, लंदन सही है, आसान है, ठीक है, लंदन आप भर देंगे यहाँ पे, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर आप लंदन ही भर देंगे, तो लंदन आप यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे। नेक्स्ट है जापान की राजधानी या जापान के समुद्री पत्तन पूछे तो टोक्यो हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये जापान है, और जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, और ये समुद्री पत्तन भी है। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे ताकि जो एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आप लिखे हैं। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका भारत का रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, चाहे क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना है, आपको छोड़कर नहीं आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप छोड़कर आएंगे क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ ना कुछ लिख कर आइए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो बना कर लिखिए, कुछ ना कुछ बना कर लिखिए। बोर्ड के द्वारा खुद निर्देश जारी किया गया है कि अगर बच्चा कॉपी में कुछ लिखा है तो उसको पूरा नंबर जरूर दिया जाए, मतलब कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिया जाए। अगर 5 नंबर का प्रश्न है और आपने कुछ लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों चाहे आए या ना आए, आपको कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिखना है बनाकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे मुलाकात करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।